जय हिंद दोस्तों, मैं यशु जैन आपका स्वागत करता हूं। आज है 14 जनवरी 2021। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हम करंट अफेयर आज तक का डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं पासपोर्ट जगत की। ताकतवर देशों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, ताकतवर देशों में भारत का जो पासपोर्ट का नंबर है वो 84 नंबर है। यानी कि जो ताकतवर पासपोर्ट देखे जाते हैं तो भारत अंडर 100 में है, यानी पहले 100 देशों में भारत 84वें स्थान पर है। तो ये एक आपका क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ताकतवर पासपोर्ट किसका है, तो वो जापान का है। और भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान 84वां स्थान है, यानी 84 नंबर पर वो भारत एस्टैब्लिश करता है। दूसरी बात है, ये जो सर्वे किया है कि ताकतवर पासपोर्ट कौन सा है कौन सा नहीं है, ये जो पूरा सर्वे किया गया है वो हेनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स ने किया है 2021 में। और इसमें भारत को जो स्कोर दिया है वो 58 दिया है और जापान को जो स्कोर दिया है वो 191 दिया है। तो जापान 191 यानी 191 स्कोर पर है, भारत 58 स्कोर पर है। तो ये एक छोटी सी बात हुई, यहां से जो दो क्वेश्चन निकलते हैं वो आपके क्लियर हो गए। लेकिन इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी इसके अंदर हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले ये कितने देशों में हुआ सर्वे? 190 कंट्रीज में हुआ ये पूरा सर्वे। जब 190 कंट्रीज में सर्वे हुआ तो ब्रिटेन और अमेरिका को 7वें स्थान पर रखा गया, 7th नंबर पर इसको रखा गया। और पाकिस्तान की मैं बात करूं तो 190 में से 186 नंबर पर है पाकिस्तान। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सबसे लास्ट का कंट्री कौन सा रहा, तो वो अफगानिस्तान रहा। पासपोर्ट सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान का रहा। उसके बाद भारत का स्कोर 58 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारतीयों ने बिना पूर्व वीजा के 58 देशों की यात्राएं की है, यानी कि पहले से बिना बनवाए हुए वीजा के 58 देशों की यात्रा की है। इसी हिसाब से सारे देशों की रैंकिंग की गई है और ये रैंकिंग के आधार पर सबसे ताकतवर पासपोर्ट किसका है उस प्रक्रिया को देखा गया है। तो ये थी पासपोर्ट जगत की बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि कोरोना काल में दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी शो होने वाला है जो लॉस वेगास में होने वाला है। टेक्नोलॉजी शो में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की प्रदर्शनी लगाई जाती है, एग्जीबिशंस लगाई जाती है। जो नए नए इनोवेशंस होते हैं, नई नई रिसर्च होती है, उन सब के बारे में बताया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हमारे मतलब कंट्री में भी आ चुके हैं और इस वर्ल्ड में भी आ चुके हैं। जो नए नए इनोवेशंस हैं वो इस टेक्नोलॉजी शो में दिखाए जाते हैं। पूरी तरह से इस बार ऑनलाइन शो हो रहा है ये। हर बार जब भी ये शो होता था यानी एग्जीबिशन होता था, लगभग 2 लाख यहाँ पर लोग विजिटर्स मतलब एग्जीबिटर्स आते थे जो इस चीज को पूरा दिखाते थे और समझाते थे। तो इतना बड़ा जो शो है वो इस बार पूरी तरीके से ऑनलाइन शो हो रहा है। देन मैं बात करता हूं भारत में परमाणु ऊर्जा की। बहुत बड़ी उपलब्धि भारत को मिली है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। इसमें स्वदेशी तकनीक से निर्मित हमने पहला अपना 700 मेगावाट का काकरापार संयंत्र बिजली उत्पादन लगाया है। जो हमारा यहाँ पर परमाणु संयंत्र लगा है वो कितने वाट का है? 700 मेगावाट का है। 700 मेगावाट का पहला स्वदेशी तकनीक वाला परमाणु संयंत्र हमारे यहाँ लगा है। इससे पहले हमारे देश में 450 मेगावाट क्षमता का संयंत्र था जो महाराष्ट्र में लगा हुआ था, जिसका नाम था तारापुर। तारापुर संयंत्र महाराष्ट्र में लगा हुआ था सबसे पहले, 450 मेगावाट का था। लेकिन अभी स्वदेशी तकनीक से लगाया गया परमाणु संयंत्र काकरापार संयंत्र लगाया गया है जो 700 मेगावाट का है। और इसमें 700 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां लगी हुई हैं। इस तरह से ये लगी हुई हैं, एक इकाई और ये दूसरी इकाई। तो ये 2 इकाई यहां पर लगी हुई हैं। इन दोनों इकाइयों से मिलकर पूरा परमाणु संयंत्र चलाया जा रहा है। तो ये जो गुजरात की मैं बात कर रहा हूं, जो काकरापार बात है वो गुजरात की है। तो इस पूरे परमाणु संयंत्र से हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बिजली और कई सारे ऐसे गैजेट्स में भी हेल्प मिलेगी और बहुत सारा हमें मतलब परमाणु संयंत्र से हमें बिजली में और कई सारी चीजों में आगे तरक्की भी मिलेगी। एंड देन उसके बाद ये एक क्वेश्चन हमारा पिछले करंट अफेयर्स में से मिस हो गया था, इसलिए हमने आज इसको ऐड कर दिया है। नेशनल यूथ डे 2021 जो 12 जनवरी को आया था, लास्ट 12 जनवरी जो जा चुका है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको
मनाया जाता है। और वो जो स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं, जिसमें भारतीय युवाओं को उनके विवेकानंद जी के आदर्श, उनकी सद्भावना, उनकी प्रेरणा से अवगत कराना इसका लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। यानी कि विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर ऐसा बनाया जाता है कि जो भारतीय युवा हैं वो उनके आचरण को समझे, उनकी बातों को समझे, उनके आदर्शों को समझे और उस सिद्धांत पर चले। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस वर्ष 1984 में भारतीय सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई। यानी 1984 में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को मनाया जाने लगा 1984 से, और इसको एक यूथ डे घोषित कर दिया गया 1984 से। अब कई जगहों पर क्या होता है, 12 जनवरी से 19 जनवरी तक जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में सप्ताह मनाया जाता है। 12 से 19 जनवरी तक युवा सप्ताह, राष्ट्रीय युवा सप्ताह के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। तो इस तरह से ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मैं दोबारा से आपको बता दूं, एकदम कॉमन और शॉर्ट में बता दूं आपको। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी 2021, 12 जनवरी को मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला क्लियर हो गया। कब से मनाया जा रहा है? 1984 से भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था, मनाया जा रहा है। कुछ राज्यों में 12 से 19 जनवरी को जिले में राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाया जाता है। ये तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्यों मनाया जाता है ये सब कुछ? स्वामी विवेकानंद जी के जो आदर्श हैं, उनके जो विचार हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, युवाओं के अंदर समाये जाएं वो विचार, इसलिए इसको शुरू किया गया है, इसलिए इसको मनाया जाता है यूथ डे को। नेशनल यूथ डे इसका नाम है। विवेकानंद जी से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। बहुत ही बड़े वेदांतों के विख्यात थे वो, बहुत ही बड़े आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। और जैसा आप सभी जानते हो, अमेरिका में शिकागो में उनका भाषण हुआ था 1893 में, धर्म महासभा, जिसके बारे में सब लोग सुनते हैं। जब वो बोलना शुरू कर रहे थे तो वंस मोर, और पूरा अमेरिका में तालियों की गुनगुनाहट आपको दिखाई दे रही थी। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक भाषण था। धर्म महासभा में पहली बार भारत का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सनातन धर्म का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ये चीज आप स्वामी विवेकानंद के खाते में डाल सकते हो। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे, यानी बहुत मतलब योग्य शिष्य जिसको कह सकते हैं रामकृष्ण परमहंस के, तो वो विवेकानंद जी थे। और हम मतलब इसीलिए हैप्पी नेशनल यूथ डे मनाते हैं, और आप सभी को भी इसकी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर हम बात करते हैं, भारत में एक और नया इनोवेशन हुआ है। एमएसएमई के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक काम हुआ है। अब जो हम अपने घरों में, अपने क्षेत्रों में, अपने एरिया में जो डिस्टेंपर और पेंट यूज करते हैं, जो केमिकल यूज करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। उसको ध्यान में रखकर गाय के गोबर से एक प्राकृतिक पेंट तैयार किया गया है, जो बिल्कुल हमारे उस पेंट की तरह होगा, और इसमें बिल्कुल बदबू भी नहीं आएगी, और ये उस पेंट से सस्ता भी होगा। और जैसा आप देखते हो कि गांव में पहले के टाइम में जो जमीन थी वो गोबर से लीपी जाती थी, जो उसमें दीवारें थी उनको गोबर से लीपा जाता था, और जो टेम्परेचर होता था रूम का वो भी बहुत ज्यादा मेंटेन रहता था। यानी गर्मी में ठंडक लगती थी और ठंडक में गर्मी का एहसास होता था। तो जो वो रूम टेम्परेचर ऑटोमेटिक होता था वो गोबर का कमाल था। अब उससे एक पेंट तैयार किया गया है, जैसा आप देख रहे हैं, जिसका नाम रखा है प्राकृतिक पेंट। इस तरह से खादी इंडिया अष्टलाभ करके ये पूरा प्राकृतिक पेंट आ गया है। इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि खादी और ग्राम उद्योग विभाग द्वारा ये विकसित किया गया है। सबसे पहले भारत में आया है ये, गाय के गोबर से बना हुआ है, वैदिक पेंट है। 12 जनवरी को लॉन्च हो चुका है। इंपॉर्टेंट बात ये है 12 जनवरी को लॉन्च हुआ है। इसको BIS ने, यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने इसको प्रमाणित कर दिया है, यानी कि पास कर दिया है कि आप इसको यूज कर सकते हो, बेच सकते हो। इसकी लागत भी कम है और बिल्कुल इसमें बदबू नहीं है। इसका परीक्षण देश की 3 बड़ी लैब में हुआ, प्रयोगशालाओं में हुआ। सबसे पहले नेशनल टेस्ट हाउस मुंबई और गाजियाबाद में, नेशनल टेस्ट हाउस में इसका परीक्षण हुआ। उसके बाद श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली में इसका इस प्रयोगशाला में इसका फिर परीक्षण हुआ। तो इन तीनों परीक्षणों के बाद इसको पास किया गया और इसको लोगों के लिए अवेलेबल कराने की बात कही गई। तो ये इस तरह का डिस्टेंपर और पेंट है, ये अपने आप में बड़ी बात है। एक और नई बड़ी बात क्या है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। ये महोत्सव हर साल, हर बार गोवा में होता है। ये बात ध्यान रखना हमेशा, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये गोवा में ही होता है। 51वां इस बार हम मना रहे हैं। 16 जनवरी से 24 जनवरी तक ये चलेगा।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें कंट्री इन फोकस किसको बनाया गया है, बांग्लादेश को इसमें कंट्री इन फोकस बनाया गया है। और बांग्लादेश की 4 फिल्में हैं जो इसमें प्रदर्शित की जाएंगी। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मोकम्मल की जीबो धुंधली, जाहिदुर रहमान की अनजान, और मतलब एक तरह से मैं आपको इस चीज को क्लियर कर दूं कि ये जो पहले मुकम्मल है ये उनके राइटर हैं, और जो उनकी दूसरी जो ये बात है वो उसकी मूवी का नाम है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मुकम्मल, इनकी जो मूवी है वो है जीबोंधुली, जाहिदुर रहमान अनजान इनका पूरा नाम है, मेघ मल्लार, रुबायत हुसैन की अंडर कंस्ट्रक्शन और सिंसियरली योर्स ढाका। यानी कुल मिलाकर मूवी कौन कौन सी हुई, एक मूवी, मेघ मल्लार दूसरी मूवी, अंडर कंस्ट्रक्शन तीसरी मूवी और जीबोंधुली चौथी मूवी। इन 4 मूवीज को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्योंकि नाम थोड़े से अलग से लग रहे हैं आपको, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। इन 4 मूवीज को इसमें दिखाया जाएगा। बांग्लादेश की ये चारों मूवीज हैं। कंट्री इन फोकस हमने इस बार बांग्लादेश को रखा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है कि एक तो गोवा में आयोजित किया जाता है, 16 जनवरी से 24 जनवरी तक का है, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, और कंट्री इन फोकस बांग्लादेश है। 4 फिल्में कौन कौन सी हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये जो महोत्सव है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके शॉर्ट फॉर्म IFFI भी है। एशिया का बहुत बड़ा फिल्म महोत्सव है, समारोह है। ये 1952 से शुरू किया गया था। 1952 से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1952 से ये शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो दुनिया में जो सिनेमा है, मतलब पिक्चर है, उसको एक समान मंच मिले, यानी सही मंच मिले, सब उसका सही इस्तेमाल कर सके, इसका वो उद्देश्य है। संचालन इसका कौन करता है, हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसका संचालन करता है। साथ में गोवा सरकार इसके साथ जुड़ती है। तो गोवा सरकार और हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय मिलकर इस महोत्सव को ब्रॉडकास्ट करता है, यानी चलाता है। तो इसके साथ ही जो है ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू होने जा रहा है, 51वां। यहां से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का जीके जीएस और करंट अफेयर्स समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में हम और अच्छे से और ठीक से आपको और सारी चीजें बता पाएंगे। और कोई भी क्वेरी, कोई भी बात, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।